हेलो गाइस, वेलकम टू मीत बायोटेक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपिड बायलेयर और मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन डिफ्यूजन होता है वो कैसे होता है, वो चीज़ें हम लोग आज समझेंगे। इसके पहले भी हमारा सेल मेम्ब्रेन पे 2 लेक्चर और हैं जिसपे मैंने उनका डिटेल बताया है। पूरा फुल डिटेल तो नहीं था, लेकिन कैसे सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करते आए हैं, मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक, वो सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में समझाया। आज का ये जो है लेक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो तीनों लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है क्योंकि ये हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बेसिकली सारे टाइप कितने टाइप्स के डिफ्यूजन हो रहे हैं, कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, सारे रिसेप्टर का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली क्या काम है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में आज कवर कर लेंगे। ये लेक्चर हमारा 4 है और चलिए शुरू करते हैं और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग लिपिड से, क्योंकि सेल में सबसे पहला जो मेन रोल जो निभा रहा है वो हमारा फास्फोलिपिड ही निभा रहा है। तो स्टार्टिंग लिपिड से करेंगे, देन उसके बाद कौन कौन सा कैसे कैसे वो वर्क कर रहा है उसके तरफ जाएंगे। तो लिपिड बायलेयर को समझते हैं। ओके, द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन देयर कंस्टिट्यूएंट लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल मेम्ब्रेन का जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपेंड करता है कि उसमें जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, चाहे तो वो लिपिड प्रेजेंट होंगे, चाहे तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे, या फिर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। ये इस पर डिपेंड करता है सेल का। आई एम सो सॉरी। देन उसके बाद आता है प्रोटीन एम्बेडेड इन द फास्फोलिपिड बायलेयर हैव अ नंबर ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग मूविंग मटेरियल थ्रू द मेम्ब्रेन एंड रिसीविंग केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सब किसका काम है? ये सारे काम हमारे प्रोटीन प्रेजेंट है, या प्रोटीन चैनल बोल सकते हैं, या प्रोटीन रिसेप्टर बोल सकते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। उनका काम है क्या कि सेल को चाहे तो वो केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करेंगे या अगले सेल को सिग्नल्स प्रोवाइड करवाएंगे। ये सारे काम किनका है? प्रोटीन का, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। अब लिपिड्स की बात करें तो लिपिड 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सॉरी, अगर द कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन आर अटैच एदर ए लिपिड और प्रोटीन। अब जो कार्बोहाइड्रेट, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, चाहे तो वो हमारे लिपिड के साथ अटैच होगा या फिर प्रोटीन के साथ अटैच होगा। अगर वो लिपिड के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स उसे बोलेंगे, अगर वो प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। कौन अटैच होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें दिखाया था आपको ये सेल मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें डॉटेड डॉटेड एक स्ट्रक्चर था जिसे हम लोग दिखाए थे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसमें क्या है? अटैच है कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से अटैच होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे, और ये अगर कार्बोहाइड्रेट हमारा लिपिड से अटैच होगा तो ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ग्लाइकोलिपिड्स कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट कोवेलेंटली बॉन्ड टू लिपिड, दे आर सर्व एज अ सिग्नल फॉर अ इंटरेक्शन बिटवीन सेल। ग्लाइकोलिपिड्स जो अटैच है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और जिसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, उसका बेसिकली क्या काम है? इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स के दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है consist of carbohydrate covalently bond with protein. The bond carbohydrate are oligosaccharide chains. Glycoprotein enable a cell to recognize by the cell proteins. अब ओलिगोसेक्राइड चेन्स का बना होता है। ओलिगोसेक्राइड्स मतलब डिफरेंट टाइप के ओलिगोसेक्राइड चेन्स अटैच होंगे प्रोटीन के साथ, और वो उसका काम अलग अलग टाइप का काम करेंगे। अब बेसिकली देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ओलिगोसेक्राइड अटैच है उस चेन में, और उसका फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। बोथ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड आर स्पेशली अबंडेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। दे आर एब्सेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट लैमेली एंड इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोट्स में मतलब बाहरी जो सेल है, मतलब मेन जो सेल है, उसके सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड्स और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जो इनर इंट्रासेलुलर जो ऑर्गन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, क्लोरोप्लास्ट हो गया हमारा, ये सब का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स उतना प्रेजेंट नहीं होता, उतना क्या होते ही नहीं है बेसिकली। ओके, देन उसके बाद हम लोग एक पॉइंट है, इस चीज़ को देखते हैं।
द मोलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रिकॉग्नाइजेशन, ग्लाइकोप्रोटीन 80% शुगर होता है, दैट इज अ पार्टली embedded in the plasma membrane with the recognition part stacking out and expose the environment. Example, one important consequence of such intercellular is illustrated by the ABO blood group. बेसिकली देखा जाए तो ये जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है ये हमारा मेम्ब्रेन में, वो तो कुछ बाहर रहता है, वो हमने फिगर में बताया था ही, ये हमारे बाहर प्रेजेंट है और ये पार्टिकुलरली सेल से अंदर एम्बेडेड है। अब ये जो प्रेजेंट है हमारा ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, यही हमें क्या बोलता है, सेल को रिकॉग्नाइज करने का क्या बोलते हैं उसको, सेल रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं ब्लड ग्रुप का। अब इस चीज़ को हम लोग ब्लड ग्रुप में कैसे समझते हैं वो चीज़ देखते हैं। सपोज दैट यहाँ पर जो ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट रहेगा उस पर डिपेंड करेगा ब्लड ग्रुप टाइप। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड चेन हमारा हो गया, और यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड कौन सा है, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकाजामाइन। अगर एन एसिटाइल ग्लूकाजामाइन इस चेन में प्रेजेंट होगा तो एक टाइप ए ब्लड ग्रुप में हो जाएगा। अगर यहाँ पर ग्लैक्टोज प्रेजेंट है तो टाइप बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है तो टाइप ओ टाइप का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये दोनों को मतलब हर एक टाइप्स का ब्लड को रिसीव कर सकता है। These antigens are oligosaccharide chain covalently attached to the glycolipid or glycoprotein in the plasma membrane. The terminal oligosaccharide sugar distinguishes the three antigens: the presence or absence of the glycotransferase that add ग्लाइकोजन एन एसिटाइल ग्लूकाजामाइन टू 0 ओ एंटीजन डिटरमाइन अ पर्सन ब्लड ग्रुप। मैंने समझाया है कि अगर ये प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है तो टाइप ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, अगर एन एसिटाइल ग्लूकाजामाइन प्रेजेंट है तो टाइप ए हो जाएगा, ग्लाइक्टोज प्रेजेंट है तो टाइप बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आर ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ऐड होते हैं। ये चेन काफ़ी लंबा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज स्ट्रक्चर बनाना ना देने, यहाँ पर ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनेगा, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज सारे में है प्रेजेंट। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। GLC मतलब ग्लूकोज, गैल मतलब ग्लैक्टोज, GLC NAC यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकाजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकाजामाइन। FUC मतलब फ्रक्टोज, सॉरी यहाँ पर फ्रक्टोज लिखा गया। आर मीन्स यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अब ये स्ट्रक्चर मैं ठीक से यहाँ पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि हम लोग बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली ये। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर्स को, हमें सिर्फ समझना था कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था मैं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है यहाँ पर इसका क्या रोल है। एक एग्जाम्पल दिखाया मैंने कि इससे क्या है कि अलग टाइप्स के जो एंटीजेंस अटैच हो जाते हैं इसके साथ, उससे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि अगर ये जेट की एन एसिटाइल ग्लूकामाइज के एंटीजन अटैच अगर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप ए हो गया। सेम उसी तरह से ग्लैक्टोज के अपोजिट अटैच होता है एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी बोलेंगे। अगर दोनों में से कोई अटैच नहीं हो रहा तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा हमारा। इस टाइप से हम लोग क्या है कि एग्जाम्पल देखें इस चीज़ का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिपिड्स की, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा लिपिड ही प्रेजेंट है, तो स्टार्टिंग हम लोग लिपिड से कर रहे हैं। अब लिपिड की बात कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन में जो सबसे अबंडेंट जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो हमारा लिपिड ही है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बताया था आपको कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका जो साइज होता है, साइज होता है, उसमें लिपिड वाला जो पोर्शन होता है वो 35 एंगस्ट्रम का होता है, और जो प्रोटीन वाला पोर्शन होता है 20 एंगस्ट्रम का होता है। यानी कि इसका साइज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन में। तो पॉइंट कवर कर लेते हैं। लिपिड कंस्टिट्यूट द बल्क ऑफ मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ द lipids in biological membrane are phospholipids. Phospholipids have both hydrophilic and hydrophobic rings, so they are amphipathic. अब ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड हो गया, इसमें 2 टाइप्स के बिहेवियर प्रेजेंट है। एक तो यहाँ हमारा हाइड्रोफिलिक हो गया, हाइड्रो H2O पॉजिटिव हो गया, या फिर इसको बोलेंगे H2O नेगेटिव, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा लिखना मत कहीं पे, या ऐसा लिखा हो कहीं पे दिखेगा नहीं आपको। मतलब कि अगर ये हाइड्रोफोबिक हो गया, ठीक है, मतलब हाइड्रोफोबी, फोबी मतलब डरना, मतलब ये पानी से डर रहा है बेसिकली। और ये हाइड्रोफिलिक, फील मतलब महसूस करना, मतलब प्यार, बेसिकली बायोलॉजिकल वर्ड में फील को प्यार बोला जाता है, ठीक है, फिलिक मतलब प्यार। तो ये क्या कर रहा है, H2O यानी पानी से इसको प्यार है, और ये इसको पानी से यहाँ पर डर लगता है, टेल्स वाले पार्ट को। यानी कि इसके पास दोनों टाइप्स के करेक्टर हैं,
और इस टाइप के करेक्टर को हम लोग बोलते हैं एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक, ठीक है। एम्फीपैथिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डुअल करेक्टर है, इसी वजह से। देन अब चीज़ों को समझते हैं कि हाइड्रोफिलिक रीगन जो है, द फॉस्फोरस कंटेनिंग हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड हिंस एसोसिएटेड विथ अ पोलर वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें जानते हो ये इतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें चार्ज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिकली चार्ज है ये, ठीक है। और इसमें फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा है। फॉस्फोरस होने की वजह से इसमें क्या होता है? चार्ज आ जाता है, और ये चार्ज जो है वो वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पर फिगर में मैंने दिखाया था, ये वाला प्रोटीन पार्ट है, ये H2 है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है ये हेड वाला पार्ट। क्योंकि हेड वाला में क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि इसमें फॉस्फोरस है, इस वजह से इसमें नेगेटिवली चार्ज है और ये H2O को अट्रैक्ट कर रहा है। देन हाइड्रोफोबिक रिएजेंट की बात करते हैं तो द लॉन्ग एंड पोलर फैटी एसिड टेल्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स एसोसिएटेड विथ अदर नॉन पोलर मटेरियल्स। 3 क्लासेस ऑफ लिपिड्स आर फाउंड इन बायोमेम्ब्रेन्स। अब 3 टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट क्लासेस होते हैं। एक तो होता है हमारा फॉस्फोग्लिसराइड, दूसरा होता है स्फिंगोलिपिड एंड तीसरा होता है एस्टोराइड। अब ये स्टेरॉइड क्या होता है, स्फिंगोलिपिड्स क्या होता है या फिर फॉस्फोग्लिसराइड क्या होता है, ये बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे। अभी इतना डिटेल में यहाँ पर पढ़ना नहीं है, सिर्फ नाम याद करना, तो ये तीनों नाम याद रखने का है। अब यहाँ पर जो फॉस्फोग्लिसराइड होता है पहले वाला, वो क्या होता है? बहुत अबंडेंट इन नेचर होता है। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन में, यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये स्फिंगोलिपिड या फिर स्टेरॉइड का जो काम है वो अलग अलग पर्टिकुलर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कुछ न्यूरॉन सेल्स हो गया, वहाँ पर अलग टाइप्स के कुछ ये प्रेजेंट हो सकते हैं हमारा लिपिड्स। तो ये अलग अलग टाइप के क्लासेस है बेसिकली। लेकिन फॉस्फोग्लिसराइड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑल ओवर इन बॉडी। देन उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन लिपिड्स। अब लैटरल मूवमेंट की बात करते हैं। ये जो हमारा लिपिड्स वाला जो पोर्शन है, ये लिपिड क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन में इधर से उधर मूवमेंट होता है उसका। मतलब अगर सपोज दैट ये हमारे पास अगर सेल्स है, सेल्स का मेम्ब्रेन है, इसमें जो लिपिड प्रेजेंट है ऊपर से नीचे तक, मैं अपने हाथ में ही समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ है नहीं समझाने को, तो इसी से समझना। ये जो हमारा 2 लेयर हो गया, हेड वाला दोनों, ये जो मूवमेंट है इसमें क्या होता है? जो लिपिड है वो मूव करता है इधर से उधर। अगर ये लैटरल मूव कर रहा है तो उसको लैटरल मूवमेंट बोलेंगे। अगर ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है यहाँ पर लिपिड वाला पोर्शन, तो इसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलेंगे। यहाँ पर मैंने फिगर में समझाया, ये देखो इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो गया है। मैं लिख देता हूँ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ओके। और ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है ये जिगजैग वाला, ये हमारा हो गया लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट 2 टाइप्स के मूवमेंट हो गए। अब ये जो मूवमेंट है डिपेंड करता है कि इसमें जो लिपिड्स प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली मूवमेंट जो होगा वो काफ़ी स्लो हो सकता है, ठीक है। और अगर कम प्रेजेंट है तो मूव आसानी से कर सकता है। इसका एक और फिगर है, इधर में समझाया हूँ मैं। ये देखो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर है लिपिड्स का तो इसमें मूवमेंट आसानी से होगी। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सैचुरेटेड है बिल्कुल, तो इसमें मूवमेंट थोड़ा टफ होगा। ये आसानी से मूवमेंट, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स विथ किंग्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ किंग्स है। ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इसी पर डिपेंड करती है बेसिकली देखा जाए तो। हमें 2 टाइप्स के मूवमेंट समझ में आ गया, एक तो लेटरल मूवमेंट हो गया और एक हमारा हो गया फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है इसके नेचर पर। अगर अनसैचुरेटेड होगा तो आसानी से, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो आसानी से मूव करेगा। अगर सैचुरेटेड है थोड़ा मूव करने में प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ इसमें मैंने बताया। देन पॉइंट अगर कवर करूँ मैं तो फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म बाइलेयर इन एक्वस सॉल्यूशन। लिपिड मोलिक्यूल readily exchange place laterally with their neighbors on one side of the bilayer but occasionally move from one monolayer to other. This movement is called flip-flop movement. Lateral movement occur much frequently than flip-flop migration. मैंने ये चीज़ आपको बताया फ्लिप फ्लॉप क्या है और लेटरल मूवमेंट क्या है। देन उसके बाद मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में मैं बताया कि अगर सैचुरेटेड है तो थोड़ा मूवमेंट टफ होगा उसको मूवमेंट करने में। अगर अनसैचुरेटेड तो वो बिल्कुल आसानी से इधर उधर मूव कर लेगा। देन उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ना है हमें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर फंक्शन की बात करें, अच्छा मैं पहले आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल में प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या हो सकता है?
चलो मैं बताता हूँ, बहुत सारे फंक्शन है भाई, बहुत सारे फंक्शन है। चाहे वो एंजाइम रिसेप्टर होगा, प्रोटीन रिसेप्टर हो सकते हैं, दो सेल्स को जोड़ने का काम कर रहे होंगे, दो अलग प्रोटीन को अटैच करने का काम कर रहा होगा, पार्टिकुलरली किसी चैनल्स प्रेजेंट होंगे जो पार्टिकुलरली जो भी प्रोटीन्स को चाहिए या फिर जो भी मोलिक्यूल चाहिए वो अपने अंदर ले सकता है, या फिर डायरेक्ट कंटिन्यूस पास भी हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स आसानी से। ये सारे काम इसी का है, सेल मेम्ब्रेन का काम है, ये इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये इस काफ़ी बहुत ज़्यादा काम करता है सेल्स में। बेसिकली देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है सेल को, क्योंकि हम लोग में सेल कोट हम लोग में नहीं होता, वो प्लांट सेल में होता है, हम लोग में तो नहीं होता है। तो हम लोग में ये बेसिकली यही तो मेन रोल निभा रहा है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही या फिर सेल मेम्ब्रेन ही जो है मेन रोल निभा रहा है किसी भी सेल को अटैच करने के लिए, सिग्नल को रिसीव करने के लिए, सिग्नल को बाहर भेजने के लिए। एंजाइम रिसीवर है, एंजाइम प्रोटीन रिसेप्टर है, बहुत सारे काम है। तो इसी चीज़ को मैंने फिगर में समझाया। पहला हम लोग ट्रांसपोर्ट देखेंगे। A channel protein forms channels for lipid insoluble molecules and ion to pass freely through membrane, carries protein binds to substance carried across। अब देखो दो टाइप्स का ट्रांसपोर्ट कर सकता है यहाँ पर, चाहे तो वो सेलेक्टिवली करेगा, सेलेक्टिवली के लिए इस टाइप्स का चैनल्स बने होते हैं, और ये कंटिन्यू पास आउट कर लेगा, कोई सा भी मोलिक्यूल है उसको पास कर लेगा, उसके लिए इस टाइप के चैनल बने होते हैं। यानी टू टाइप्स का चैनल मेरे को हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर। एक तो सेलेक्टिवली पास कर रहा है, यहाँ पर है तो इसको सेलेक्ट करेगा, देन उसके बाद अंदर सेल के अंदर पास कर लेगा। देन यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कंटिन्यू कोई सा भी मोलिक्यूल जो प्रेजेंट होगा बाहर उसको अंदर लेने का काम करेगा। देन उसके बाद हम लोग ये फिगर जो है मैं पहले ही समझा देता हूँ, क्योंकि इसका पॉइंट उधर लिखा हुआ है, तो उधर पॉइंट लिखा हुआ है तो इसको यहीं पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो तो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है, ओके, और यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के एंजाइम का रिसेप्टर प्रेजेंट है। इस टाइप के रिसेप्टर को ये एंजाइम रिसीव कर लेगा। यहाँ पर प्रोटीन रिसेप्टर है, ये प्रोटीन यहाँ पर है, इस प्रोटीन को यहाँ पर रिसीव करने के बाद इस प्रोटीन को रिसीव करने के बाद ये प्रोटीन अंदर सेल के अंदर लेके आ जाएगा। देन यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ प्रोटीन, अलग टाइप्स का जो प्रोटीन बाहर है उसके साथ अटैचमेंट का भी ये काम कर रहा है, इस टाइप्स के यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर देखो अलग सेल है, ये इस सेल को इस सेल के साथ अटैच करवाना है तो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स काम करेगा और ये सेल को यहाँ पर अटैच करने का काम करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इंट्रासेलुलर जंक्शन एंड प्रोटीन्स। अब इंट्रासेलुलर जंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि इंट्रा मतलब दो सेल्स के बीच में जो जंक्शन बनेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। दीज प्रोटीन्स बाइंड सेल थ्रू एटर्स, दो सेल्स को बाइंड करने का काम करते हैं इंट्रासेलुलर जंक्शन प्रोटीन। अब यहाँ पर तीन टाइप्स के जंक्शन हो सकते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और डेस्मोसोम्स। ओके, इसका फिगर इसके बाद में दिखाऊंगा आपको, अभी मैं यहीं पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। टाइट जंक्शन, ट्रांसमेम्बर प्रोटीन ऑपोजिट सेल अटैच इन अ टाइट जीपर लाइक स्ट्रक्चर, नो लीकेज इज फाउंड, एग्जांपल इंटेस्टाइन, किडनी, एपिथेलियम ऑफ स्किन। इसमें क्या होता है कि ये समझो ये दो, एक सेल अलग है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगा दूसरे सेल के साथ इस तरह से बिल्कुल जीपर लाइक स्ट्रक्चर में अटैच हो जाएगा इस टाइप से। और इस टाइप से अटैच होने के बाद क्या होगा कि ये बिल्कुल इतना हार्ड अटैच होता है ना कि ये छूट नहीं सकता आपस में, एक दूसरे सेल को ये आपस में आसानी से अच्छे से बिल्कुल टाइटली अटैच कर लेता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया स्किन, ये स्किन को कितना भी खींच लो ना तो एक लेवल तक खिंचाता है, उसके बाद फिर ये अपने जगह पर चला जाता है। ये किसके साथ अटैच है, ये टाइट जंक्शन की वजह से ही हो रहा है। देन आता है डेस्मोसोम। अब डेस्मोसोम की बात करें तो साइटिक प्लग ऑफ टू सेल्स बाइंड विद एड ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ केराटिन। अब डेस्मोसोम क्या होता है स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये हमारा दो सेल, एक सेल हो गया ये और एक सेल हो गया ये, इसके बीच स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में केराटिन फाइबर इधर हो गया, केराटिन फिलामेंट्स इधर हो गया, फाइबर या फिलामेंट्स जो भी बोलो। ये हमारा यहाँ पर केराटिन फिलामेंट्स हो गया KF, यहाँ पर हो गया KF। अब बेसिकली ये क्या काम कर रहा है KF, यहाँ केराटिन फिलामेंट। देखा जाए तो एक एग्जांपल के तौर पर लगा ट्री का जो रूट होता है वो देखो ऐसे तरह का फैला हुआ रहता है। वो क्या कर रहा है, वो पेड़ को पूरा अटैच कर रहा है, पकड़ने का काम कर रहा है, एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो केराटिन फिलामेंट ना वो अलग अलग दोनों सेल को एक बेस प्रोवाइड कर रहा है, जाके उससे अटैच रहे आसानी से, इधर उधर मूवमेंट उसका ना हो या फिर छूट ना जाए। तो ये सब डेस्मोसोम का काम है। तीसरा हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करो तो तीसरा फंक्शन है
तो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेगा एक सेल से दूसरे सेल में या दूसरे सेल से तीसरे सेल में। इस टाइप से हम लोग सिग्नल ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि हमारा न्यूरॉन सेल हो गया, वो यहाँ से जो न्यूरॉन सिग्नल्स पहुँच रहा है वो नीचे तक पहुँच जाता है। तो ये सब क्या कर रहा है, सिग्नल ट्रांजैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है प्रोटीन प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, उसका काम है, प्रोटीन रिसेप्टर जो प्रेजेंट है। सिग्नल ट्रांसमिशन बाइंड टू द केमिकल मैसेंजर विच सेंड अ मैसेज इनटू सेल कॉजिंग सेलुलर रिएक्शन। अब सेलुलर रिएक्शन कर जाएगा इसका काम। देन उसके बाद आता है कैटालाइसिस। अब कैटालाइसिस की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई एंजाइम की बात होगा, एंजाइम को तोड़ने की बात होगी। ये सब भी इसी के थ्रू हो रहा है। एंजाइम कैरी आउट एंजाइमेटिक रिएक्शन राइट एट द मेम्ब्रेन व्हेन अ सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जाए तो एंजाइम काम करना अपना चालू कर लेगा। रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन, सेल रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन, इसके पहले मैंने फिगर में बताया था, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा वहाँ पर रिसेप्टर में, वो क्या करेगा, दूसरे टाइप्स को सेल को रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख लो, अगर सपोज दैट ये मेरा उंगली कट जाता है और दूसरा उंगली को मैं यहाँ पर आकर लगा जोड़ देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा हाथ है या फिर हमारा बॉडी का जो सेल्स है वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा ये मेरा सेल्स है कि नहीं होगा, तो ये अटैच नहीं हो पाएगा। सपोज दैट अगर कोई ऐसा मेडिसिन आता हो ये इसको अटैच करा दिया, क्योंकि अटैच हो जाते हैं। हाँ, अभी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें अटैच होती है, लेकिन कई जगह पर हम ही लोग का सेल को अटैच किया जाता है, लेकिन कई जगह पर जैसे कि हमारा आइज़ हो गया, आइज़ डोनेट करते हैं तो दूसरे का सेल्स है, तो ये इस चीज़ को क्या कहता है, रिसीव करने का काम करता है। ये इसको देखता है कि ये मेरे टाइप का है कि नहीं, तो उसका का किसका काम है, ये सेल रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम है। देन उसके बाद अडहेशन। अडहेशन में मैंने बताया कि अब दो सेल्स आके अटैच तो हो गए, लेकिन देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन में जगह खाली है, इसके ऊपर अगर दूसरा सेल रखेंगे तो ये जगह खाली हो जाएगा, इसके ऊपर दूसरा सेल रखेंगे तो ये जगह खाली हो जाएगा। यानी कि जो खाली जगह है उसको भरने का काम। सपोज दैट ये जुट गया हमारा, तो देखो यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस ये स्पेस ये स्पेस, तो ये स्पेस को भरने की भी तो ज़रूरत है, क्योंकि ये खाली नहीं रह सकता। खाली रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को भरने के लिए अडहेशन का काम आता है, और ये अडहेशन क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोवाइड कराता है सेल्स को। दो सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डाल देता है, जिससे क्या होता है, इसका गैप जो है वो आसानी से भर जाता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का देखा जाए तो दो काम है, एक तो हमारा गैप जंक्शन को भरने का काम कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है कि वो स्ट्रेचिंग का भी काम कर रहा है। सपोज ये जो हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, ये किसका काम है, अडहेशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है, वही यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग का काम करवा रहा है। एक जगह भरने का काम भी कर रहा है, स्ट्रेचिंग का भी काम कर रहा है। यानी कि सपोज दैट ये सेल हमारा हो गया, ये सेल हमारा हो गया, ये दोनों आपस में अगर अटैच हुआ है, तो ये जो जगह खाली है इसको कौन भरेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फिल करेंगे। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक और काम है, दैट इज स्ट्रेचिंग का। वो मतलब जो साइज है, अब जैसे कि स्टोमक की एग्जांपल ले लो, अगर हम लोग खाते हैं तो हमारा जो स्टोमक है उसका साइज बढ़ जाता है, तो क्या करें, किसकी वजह से स्ट्रेचिंग हो रहा है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से ही स्ट्रेचिंग का काम हम लोग आसानी से कर ले रहे हैं। तो ये सब एडहेशन में जो प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसकी वजह से हो रहा है। अब देखो एडहेशन, यहाँ पर टाइट जंक्शन देख लो, ये सेलुलर हो गया, ये टाइट जंक्शन देख लो, इसी चीज़ को यहाँ पर बड़े करके समझाया। यहाँ पर टाइट जंक्शन में देखो तो किस तरह से ये जिगजैगली बिल्कुल अटैच है ना, कॉम लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, एक दूसरे से अटैच है, टाइटली अटैच है, इस वजह से ये इंटरलॉक हो जाता है, इसको हम टाइट जंक्शन बोलेंगे। देन यहाँ पर देख लो डेजमोजोम। डेजमोजोम ये क्रेटेन फाइबर होंगे, ये अंदर है सेल के, ये देखो यहाँ पर ये सेल 1 हो गया हमारा, ये सेल 2 हो गया, कंफ्यूज मत होना। तो ये बीच में अटैच कर रहा है कौन, लिंकर प्रोटीन कैटरेंस है, ये अटैच कर रहा है, और ये सब जो फाइबर्स है कैटरेंस का, वो सपोर्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पर सिर्फ इसका मोलिक्यूल्स ये अटैच हो गया, सेल 2 सेल्स अटैच हो गए, अब ये सेल्स अपना काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। देन इसके बाद यहाँ पर गैप जंक्शन। अब ये गैप जंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर देखो दिखाया है फिगर में, यहाँ पर गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता है, इसके बीच में पाथ्स होते हैं प्रेजेंट, ये पाथ के थ्रू क्या करेगा, इधर का मोलिक्यूल इधर ट्रांसफर करेगा या इधर का मोलिक्यूल इधर ट्रांसफर करेगा। बेसिकली गैप जंक्शन का यही काम है। गैप जंक्शन कम्युनिकेटिंग लोकल जंक्शन अलाउ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास फॉर इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा है भी नहीं, मैंने काफ़ी जगह से खोजा है सब चीज़ को, तो सब चीज़ को मैंने कवर करते हुए मैंने आज आपका लेक्चर ख़त्म किया।
तो बेसिकली देखा जाए तो हम लोग क्या-क्या आज पढ़े, शॉर्ट फॉर्म में एक बार फटाफट देख लेते हैं। लिपिड बायलेयर पढ़े, जिसमें हम लोग देखे लिपिड के बारे में। लिपिड में 2 टाइप्स के लिव 2 टाइप्स के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। देन उसके बाद अगर लिपिड्स जो है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स होगा, अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। ओके, देन यहाँ पर हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स का एग्जांपल देखे थे, ब्लड ग्रुप वाला, जिसमें अगर ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कि एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ग्लाइकोप्रोटीन अटैच है तो वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर ग्लाइक्टोज अटैच है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, अगर कोई भी अटैच नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। यहाँ पर आर ग्रुप हमारा ग्लाइक्टोज प्लस ग्लूकोज है। देन उसके बाद लिपिड पढ़े, लिपिड में हमने डुअल करेक्टर देखा, H2O को और H2O रिपेलिंग वाला करेक्टर और H2O रिसीविंग वाला करेक्टर, यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाला नेचर, इसकी वजह से हमको इसको एम्फीपैथिक भी बोले थे। देन उसके बाद हम लोग लेटरल मूवमेंट पढ़े, मूवमेंट ऑफ लिपिड्स। लिपिड में 2 टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं, चाहे तो लेटरल मूवमेंट करेगा या फिर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करेगा। अब ये मूवमेंट भी डिपेंड करता है किस पे, चाहे तो वो सैचुरेटेड होगा तो मूवमेंट थोड़ा सा स्लो होगा, अनसैचुरेटेड होगा तो मूवमेंट आसानी से होगी। देन उसके बाद फंक्शन देखें हम लोग, फंक्शन में रिसेप्टर्स देखें, एंजाइमिक प्रोटीन देखें, चैनल कैरियर प्लेटफॉर देखें, प्रोटीन देखें, अटैचमेंट प्रोटीन देखें, सेल रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन देखा। अलग अलग टाइप के सेल रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन कौन हो गया हमारा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहाँ पर इंटरसेलुलर जंक्शन प्रोटीन्स देखे थे, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स वगैरह देखे। देन उसके बाद कैटालाइसिस, सेल रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन देखे, एडहेशन देखे, एडहेशन में भी हम लोग दो देखे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, जो कि क्या खाली जगह भरने का काम कर रहा था और वो स्टेजिंग का भी काम कर रहा था। यहाँ पर फिर फिगर में समझे थे हम लोग डेस्मोसोम, गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर मिलेंगे अलग लेक्चर से। आज हम लोग का सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसके बाद अब सेल मेम्ब्रेन पर कोई लेक्चर नहीं होगा। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर दिए थे, आज ये 3 लेक्चर हो गया टोटल सेल मेम्ब्रेन पे। आई होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को। देखो मैं अभी फिर से मैं बता रहा हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट मैं चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, और मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी मुझसे सीखो, आप कुछ आपसे मैं भी सीखूँगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम दिखता है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, जिससे मेरे को पता चल जाएगा और मैं अपने आप में भी सुधार कर लूँगा, वीडियो में भी सुधार कर लूँगा। और दूसरी बात है कि उससे क्या है कि 2 आएँगे लोग, जो हमारे व्यूअर होंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ इसमें फॉल्ट था, पहले भी लोग देख चुके हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। हो गया, थैंक यू।